आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 4th लेक्चर। और अभी भी हम फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं जो कि है इक्विलिब्रियम एंड प्लेन ट्रसेस। बेटा लास्ट क्लास में हमने वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया था जो कि एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन टाइप था। आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 20 से अपनी स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं जिन लोगों को मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं पता कि मैं उनको बता दूं, मेरा नाम है रजत और मैं आपका मेंटर हूं फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एंड आज ये हमारा बेटा 4th लेक्चर है और 3 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जो लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था वो किया था 3 फोर्स सिस्टम। और उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे स्टैटिक्स से रिलेटेड। और हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था वो किया था क्वेश्चन नंबर 18। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी डाउट्स या क्वेरी आपकी होगी इस लेक्चर से रिलेटेड वो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग डाउट क्लियर करते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें साथ के साथ उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, डेट इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और बेटा इस लेक्चर की शुरुआत होगी वर्कबुक के क्वेश्चन नंबर 20 से, जो कि है एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 20। बेटा यहाँ ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसको पढ़ेंगे। A roller of radius 2000 millimeter and weighing 1000 Newton is to be pulled over a step of height 0.5 meter by applying a force capital F at the top tangential to the roller as shown in figure। अब बेटा ये सारी आपको डायग्राम बना करके दिया है, ऊपर पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब हमको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के दे देता हूँ। इसका जो फिगर है वो मैं यहाँ पे आपको बना के दे देता हूँ। तो देखो ये है हमारे पास क्या बेटा, एक रोलर। ये है बेटा हमारे पास क्या, एक रोलर। एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, तो देखो बच्चों ये है हमारे पास क्या, एक रोलर। ठीक से नहीं बन रहा है सर्कल यार, एक ही बार में बनाएंगे फिर से। हाँ ठीक है, अब ये सर्कल लग तो रहा है कम से कम देखने में। तो बच्चों क्या है कि ये हमारे पास है एक बेटा रोलर, और ये जो रोलर है इनिशियली ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। ये जो रोलर है इनिशियली ये बेटा ग्राउंड पे रखा हुआ है। इस तरीके से ये हमारा क्या है, सरफेस है। और ये जो सरफेस है इसके साथ में ये यहाँ पे क्या है, स्टेप है। स्टेप जानते हो, स्टेप यानी सीढ़ी, जो स्टेयर केस जो होता है उस टाइप का एक स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको बनाते हैं।
ये है बेटा वो हमारा स्टेप जिसकी वो क्वेश्चन में बात कर रहा है। और उसके बाद बेटा ये जो सरफेस है ये रही दूसरी सरफेस। बेटा क्वेश्चन में मेंशन क्या है, क्वेश्चन में मेंशन क्या है कि बेटा जो इसका सेंटर है, इसके सेंट्रोइड, इसका ये जो सेंटर है स्फीयर का, ये जो रोलर है इसका जो सेंटर है, यहाँ पे बेटा इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा और वो वेट है बेटा W। और मैं W की वैल्यू यहाँ नीचे लिख देता हूँ, कितनी है 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। ठीक है। अब बेटा ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, ये है यहाँ पे पॉइंट ए, ये है यहाँ पे पॉइंट ए। ठीक है। और बेटा यहाँ पे क्या करना है कि एट द टॉप ऑफ दिस रोलर एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में बेटा फोर्स लगाया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में बेटा एक फोर्स लगाया, डेट इज एफ। एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में बेटा फोर्स लगाया और ये जो फोर्स था बच्चों ये था फोर्स एफ। ये जो फोर्स था बच्चों ये फोर्स था एफ। और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था ये था हमारे पास पॉइंट पी, जो कि था इस रोलर की पेरीफेरी पे, जो कि टॉप पेरीफेरी है। ठीक है, ये था। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो स्टेप की हाइट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये जो बेटा स्टेप की हाइट है क्वेश्चन के अंदर वो है कितनी 0.5 मीटर की हाइट है। ये 0.5 मीटर की हाइट है। और साथ में ये जो आपके पास रोलर है इसका बेटा रेडियस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2000 mm, यानी कि 2 मीटर। ठीक है। तो कह रहे हैं पहला ऑप्शन पढ़ो, द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रोलर मूव ओवर द स्टेप इज अप्रोक्सीमेटली 378 न्यूटन। मतलब यहाँ पे बात हो रही है क्या कि हमको यहाँ पे क्या करना है कि इस एफ की ये जो फोर्स हमने लगाया है उसकी वो वैल्यू बतानी है, उस फोर्स की वो वैल्यू हमको बतानी है कि वो फोर्स इस रोलर पे लगाते ही ये जो रोलर है ये स्टार्ट कर दे मूव करना ओवर दिस स्टेप। मतलब यहाँ पे जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लेटर से ये है P। ठीक है। इनिशियली ये जो रोलर है बेटा ये सरफेस, इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेगा और एक कांटेक्ट इसका यहाँ पे होगा। ठीक है। मतलब हमको F को इस तरीके से लगाना है कि ये जो रोलर है बेटा लिफ्ट कर जाए इस स्टेप के ऊपर, इतना फोर्स हमको लगाना है। तो उस फोर्स की बेटा यहाँ पे इसने वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पे एक बात समझो कि फोर्स लगाने से पहले ये जो रोलर था ये इस वाली सरफेस के साथ और इस वाले पॉइंट के साथ कांटेक्ट में था। तो बेटा जो इनिशियली जो रिएक्शन आएगी वो बेटा यहाँ से भी आएगी और यहाँ से भी आएगी। अब हमने इतना फोर्स लगाया है, हमने इतना फोर्स लगाया है कि जैसे ही सिलेंडर अबाउट टू मूव होगा दिस स्टेप, एज द सिलेंडर इज अबाउट टू मूव आउट ऑफ दिस स्टेप, the normal reaction at this point will become 0 as it loses its contact from this point. Clear? And the cylinder will be in equilibrium, means at the verge of motion। मतलब हमको सिर्फ इतना फोर्स लगाना है कि ये मोशन भी शुरू ना करे और ये यहाँ से अपना कॉन्टेक्ट भी हटा दे। मतलब एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन यानी कि जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। मतलब बॉडी रुकी हुई है लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाओगे तो बॉडी मूव करने लगेगी। तो एट द वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन पे हमको बताना है। ठीक है। तो एट मतलब जस्ट स्टार्ट कर रहा है ये इसके ऊपर चढ़ना। तो इसका मतलब ये है कि बेटा पॉइंट नंबर पी से ये अपना जो कांटेक्ट है वो लूज कर देगा, जिसकी वजह से पॉइंट नंबर पी जो कि ये वाली सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, इसका जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख़त्म। इसका जो रिएक्शन है वो हो जाएगा ख़त्म। अब यहाँ पे जो हमारे पास सर ये जो हमारे पास ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला जो है ये सिर्फ कांटेक्ट में रहेगा इस पॉइंट पे। ये जो हमारे पास स्फीयर है, ये जो हमारे पास बेटा रोलर है, ये रोलर
सिर्फ इस पॉइंट के कांटेक्ट में रहेगा जैसे ही हम ये फोर्स लगाएंगे F। तो जितनी भी रिएक्शन आएगी वो बेटा इस सपोर्ट की वजह से आएगी, क्योंकि ये जस्ट अबाउट टू मूव है, मतलब यहाँ से आपका जो रिएक्शन है वो ख़त्म सा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम बात करेंगे। अब आप सबसे पहले लेक्चर में जाइए जहाँ पे हमने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया था। वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहला हमने बताया था क्या, बॉडी का वेट। फिर हमने बेटा बताया था आपको क्या, नॉर्मल रिएक्शन। और उसके बाद याद करो एक और चीज़ बताई थी, डेट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट रिएक्शन। क्या बताई थी, कॉन्टैक्ट रिएक्शन। बताया था नहीं बताया था? जब एक बार हमने कंसिडर किया था कि जो सरफेस है वो हमारे पास क्या है, सॉरी कॉन्टैक्ट रिएक्शन नहीं था वर्ड, कॉन्टैक्ट फोर्स था, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बेटा जब हमने क्या कहा था कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, अगर कोई ब्लॉक याद करना, अगर याद ना आ रहा हो तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर ये कोई ब्लॉक है और इसका जो टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर है टूवर्ड्स राइट, तो बेटा क्या होगा, जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और साथ में बेटा एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास जो सरफेस है बेटा क्या है, रफ सरफेस है, और मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट डायरेक्शन में जो इसका यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इसके मोशन को क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा। तो बेटा फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट था इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स एक अकेला ऐसा फोर्स है जो कि फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों के इफेक्ट को अपने अंदर ले ले रहा है। ठीक है, तो इसी कॉन्टैक्ट फोर्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में कहीं भी आपको सरफेस के बारे में आइडिया नहीं है कि सरफेस में के बारे में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो बेटा अभी देखेंगे कि कैसे यहाँ पे सारी बातचीत होती है। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एज अ रिमाइंड आपको कराया है कि कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इसको यहाँ से करते हैं रिमूव और आते हैं वापस क्वेश्चन पे। ये मैंने यहाँ से इसको रिमूव किया और बेटा ये हमारे पास ये आया यहाँ पे हमारे पास क्या, क्वेश्चन। सो ये हमने बनाया। अब हम यहाँ पे बेटा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब कुछ एंगल वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे, निकल जाएंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने यहाँ पे बेटा एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और एक लाइन मैंने क्या किया बेटा ऐसे, जो ये लेवल्ड सरफेस है ऊपर वाला जो स्टेप का हाइट है इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया। एक मैंने जो लाइन था वो इस तरीके से बनाया लाइक दिस, और एक मैंने डॉटेड लाइन बेटा ऐसे बनाई। अभी यहाँ पे कोई फोर्स नहीं दिखा रहे हैं हम, अभी यहाँ पे बेटा हम कोई फोर्स नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि इस तरीके से कुछ डॉटेड लाइंस मैंने बनाई ताकि फिगर हमारा अच्छे से बने। ठीक, ये डॉटेड लाइंस आपको नहीं बनानी है अभी, सिर्फ अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, सिर्फ आप क्वेश्चन को समझें। तो ये हुए। अब मैं यहाँ पे बेटा मेंशन कर रहा हूँ जो कि सारे जितने भी फोर्सेस यहाँ पे होंगे बेटा उन सब के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। सारे फोर्सेस यहाँ पे हम दिखाएंगे और मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा कि सरफेस से अलग नहीं करूँगा फ्री बॉडी डायग्राम को, इसी में दिखाएंगे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम का एक्चुअल मीनिंग हम समझ चुके हैं कि कैसे बनता है, लेकिन कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम इसी के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो बार बार डायग्राम बनाने का झंझट नहीं होगा, तो मैं इसी के ऊपर आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, सारी फोर्सेस इसी फिगर के अंदर मेंशन करूंगा।
ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अब हम दिखाने जा रहे हैं फोर्सेस जो कि इस बॉडी के ऊपर लग रहे होंगे। तो बेटा क्या होगा, एक तो देखो क्या है, ये यहाँ पे क्या है बेटा, इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या कर रहा है, इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक बेटा एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है टेंजेंशियल, और आउटर ये है एफ, ये है बेटा एफ। अब बेटा यहाँ पे ये दो फोर्सेस हैं, इस एफ का लाइन ऑफ एक्शन है बेटा ये वाला, और ये जो डब्लू लोड है इसका लाइन ऑफ एक्शन है बेटा ये वाला। अब एक चीज़ और आएगी, एक चीज़ और आएगी, एक चीज़ और आएगी, क्योंकि बेटा हमने एफ को जस्ट इतना लगाया है कि यहाँ से ये उठ गया है और जस्ट रोल करने वाला है इस सरफेस के ऊपर, इस स्टेप के ऊपर ही जस्ट रोल करने वाला है। ठीक है, सिर्फ हमने इतना फोर्स लगाया है, मतलब पी से कांटेक्ट हट चुका है। तो बेटा पी की वजह से स्फीयर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिखाया जाएगा इस केस में। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे समझो कि ये जो सरफेस है, ये जो स्फीयर है, अब ये आपका पॉइंट नंबर ए पे ही कांटेक्ट में है बस। तो जो भी फोर्स यहाँ पे आएगा वो ए पॉइंट से निकलता हुआ इस स्फीयर पे लगेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे लगेगा। देखो हमने पढ़ा था 3 फोर्स सिस्टम के अंदर अगर किसी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्स होंगे तो बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए वो तीनों फोर्स जो हैं एक प्लेन में लाई करनी चाहिए और एक पॉइंट से पास करनी चाहिए, मतलब को प्लेनर एंड कंकरेंट होने चाहिए। तो बेटा देखो W जो फोर्स है बेटा पॉइंट नंबर बी से पास, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है पॉइंट नंबर बी से जा रहा है। एक ये जो बेटा F फोर्स है इसका भी जो लाइन ऑफ एक्शन है पॉइंट नंबर बी से पास कर रहा है। तो 110% यहाँ से जो बेटा रिएक्शन आ रही होगी, जो रिएक्शन आ रही होगी, यहाँ से जो बेटा रिएक्शन आ रही होगी वो इस लाइन के अलोंग आ रही होगी। देखो इस लाइन के अलोंग मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के अलोंग आ रही होगी रिएक्शन। ये आया रिएक्शन, ठीक, ये आया रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे बेटा क्या किया, ये मार्क कर दिया रिएक्शन ए। अब यहाँ पे बच्चा होता है कंफ्यूज, यहाँ पे बच्चा होता है आके कंफ्यूज। कैसा कन्फ्यूज़न? कन्फ्यूज़न ये कि यहाँ पे बच्चा नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। यहाँ पे बच्चा नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सा क्या है, उसका बीच का यहाँ पे बेटा अंतर समझो। हमने कहा था कि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। तो पहली गलती बच्चे से क्या होगी कि बच्चा क्या समझेगा कि ये जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये कह देगा सर ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये कांटेक्ट फोर्स है। अभी मैं दिखा दूंगा पूरा कि कैसे। देखो ये क्या हो रहा है बार बार, ये कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अब मेरी बात यहां पे बेटा ध्यान से सुनो। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और अगर सरफेस अगर रफ है तो बेटा फ्रिक्शन लगेगा और वो क्या करेगा, अगर बॉडी रोलिंग के केस में देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। जब बॉडी जस्ट रोल करने वाली होती है ना, देखो जैसे क्या है कि ये हमारे पास एक सरफेस है और इस पर बेटा क्या रखा हुआ है, एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, स्फीयर रखा हुआ है इस तरीके से। तो बेटा होगा क्या कि ये अगर आप इस पे यहाँ पे लगाओगे बेटा फोर्स, इस पे बेटा लगाओगे आप क्या फोर्स, तो बेटा बॉडी क्या करेगी, बॉडी करेगी क्या रोटेट, बॉडी क्या करेगी रोल, बॉडी क्या करेगी रोल करेगी, ठीक है, इस तरीके से।
तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है, जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड होगा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखो, जब बेटा बॉडी रोल करती है, जैसे ये मान लो बॉडी रोल करेगी, तो लेट अस से कि इस पे इसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इतना तो आप रोलिंग बचपन में पढ़े होंगे कि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा, तो जहाँ पे इसके मोशन की टेंडेंसी होती है लाइक दिस, जहाँ पे इसकी मोशन की टेंडेंसी होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो, ये जब ये रोलर ये रोल करेगा, अभी हम रोलिंग जो पढ़ेंगे तब हम उसको और डिटेल में देखेंगे। अभी आप बस यहाँ पे इतना देखो, जब ये रोलर बेटा रोल करेगा, तो इस पॉइंट पे जो बेटा पॉइंट नंबर ए है, इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा बेटा कुछ इस डायरेक्शन में होगी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा इसका रोटेशन का सेंस। इसका मतलब बेटा रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो बेटा जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो फ्रिक्शन का जो बेटा डायरेक्शन है वो क्या है, ये है, ये है फ्रिक्शन, ये है बेटा क्या, फ्रिक्शन। ठीक है, ये है फ्रिक्शन। मैंने क्या देखो, फ्रिक्शन लगेगा तो बेटा यहाँ पर, फ्रिक्शन लगेगा तो बेटा यहाँ पर, लेकिन मैंने बेटा इस फ्रिक्शन को शिफ्ट करा करके यहाँ दिखा दिया है, यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये है फ्रिक्शन, तो ये है फ्रिक्शन, तो बेटा ये एंगल 90 डिग्री है, और अगर ये फ्रिक्शन है तो माय डियर ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये। ठीक है, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। और मुझे यहाँ पे एक करेक्शन करना है, यहाँ पे हमने दिखा दिया है क्या, देखो इरेजर ये रही, ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये जो फ्रिक्शन है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा बेटे कितना, आर। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, आर होगा। तो ये आया हमारे पास क्या, एफ और इनका रिजल्टेंट, और यही रिजल्टेंट बेटा क्या होगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। यही रिजल्टेंट बेटा क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये देखो बेटा, ये जो अकेला आर है, ये जो अकेला आर है जो मैंने रेड लाइन से दिखाया है, ये अकेला एफ और एन का दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें है आर के अंदर। ठीक है, तो फ्रिक्शन अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं मेंशन है तब भी हम यहाँ पे फ्रिक्शन निकालने में कैपेबल हैं कि फ्रिक्शन हम निकाल सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और तीन फोर्स जो है इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। और वो जो फोर्सेस है कौन कौन से हैं, एक तो बेटा वेट है W, एक है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स F, और एक है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बेटा ये तीनों फोर्स बेटा B पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब ये एक प्लेन में भी हैं और एक पॉइंट से भी पास कर रहे हैं। तो मतलब एट द वर्ज ऑफ मोशन बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन पॉइंट B को अलग से यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इस पॉइंट B को मैं यहाँ पे अलग से बनाता हूँ। तो मैंने बेटा ये पॉइंट B अलग से बना दिया। अब इस पॉइंट B पे जो फोर्सेस हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एक तो बेटा देखो ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, डेट इज कैपिटल F, कैपिटल F। अब बेटा एक है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता हुआ एक फोर्स, डेट इज रोलर का वेट W, रोलर का वेट W। और एक बेटा
ये जो लाइन ऑफ एक्शन है किसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है बेटा किसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है बेटा किसकी है, कॉन्टैक्ट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। तो यहां से बेटा आपको क्या दिखेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स दिखेगा, डेट इज आर बी, दिस इज आर बी। ठीक है, अब यहां पे एक बात देखो, ये मैंने क्या बनाया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है। ठीक है, अब हमको यहां पे क्या करना है बच्चों, किसी तरीके से ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये जो कांटेक्ट फोर्स है आर, इसका इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अगर हमको पता चल जाए, डेट इज ये थीटा, तो बेटा एक एंगल हमको नोन हो जाएगा और ये एंगल वही एंगल है थीटा। ठीक है, तो मस्त हम आराम से लेमीज थ्योरम लगा सकते हैं अगर किसी तरीके से बस हमको ये थीटा पता चल जाए। ठीक है, किसी तरीके से बस थीटा हमको पता चल जाए, तो बेटा उसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो देखो ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर देखो क्या हो रहा है, मैं यहाँ कुछ पॉइंट मार्क करूँगा ताकि आपको ट्राइंगल के नेमिंग में आसानी हो। जैसे लेटस से ये हमारे पास है ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, लेटस से कि ये हमारे पास है बेटा सी, ये है हमारे पास बेटा सी, ये है बेटा रोलर का सेंटर डेट इज ओ। ठीक है, और लेटस से कि ये है हमारे पास बेटा डी, लाइक दिस। ठीक है माय डियर, अगर आप देखो तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है रोलर के रेडियस के बराबर, डेट इज 2 मीटर। और ये वाली अगर डिस्टेंस देखोगे तो माय डियर ये डिस्टेंस है कितनी, 0.5 मीटर। तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो आपके पास ओ सी है, ये जो आपके पास बेटा ओ सी है, ये जो आपके पास बेटा ओ सी है, इस ओ सी का जो बेटा लेंथ होगा, इस ओ सी का बेटा जो लेंथ होगा ये हो जाएगा 1.5 मीटर। कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने 1.5 मीटर इसका लेंथ निकाल लिया। अब बेटा यहाँ पे देखो ये ओ ए वाली लाइन देखो, ये जो ओ ए वाली लाइन है, ये ओ ए वाली जो लाइन है इसको देखो यहाँ पे। तो जब ओ ए वाली लाइन आप देखोगे तो ये ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोलर का रेडियस ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ ए हमारे पास बेटा कितना है, रोलर का रेडियस कितना है बेटा, 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर है। अभी नोट नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे। तो बेटा यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है कौन सा वाला, ओ सी ए, इसमें हमने देखा कि जो बेटा एंगल सी है ये 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे मस्त पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा और यहाँ से मेरे को ये सी ए यहाँ से पता चल जाएगा। और यहाँ से बेटा जो सी ए पता चलेगा वो कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। और यहाँ से देखो बेटा ओ ए कितना आया है, ये आया है 2 2 ज़ा 4 माइनस ओ सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.5 होल स्क्वायर। तो ये कुछ आपके पास जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास करीब करीब 1.322 के समथिंग आएगा। ये आपके पास 1.322 मीटर के समथिंग आएगा, डेट इज सी ए आपको यहाँ पे नोन हो गया। तो हमने अभी एनालिसिस की थी ट्राइंगल ओ सी ए की, अब हम बेटा एनालिसिस करेंगे किसकी, ट्राइंगल बी सी ए की, ट्राइंगल बी सी ए की। अब बेटा यहाँ पे देखो ट्राइंगल बी सी ए को देखो, जब आप बेटा ट्राइंगल बी सी ए को देखोगे तो यहाँ पे आपको बी सी नोन है, यहाँ पे बेटा आपको बी सी नोन है और बी सी किसके बराबर है, बी ओ प्लस ओ सी। बेटा बी ओ इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द रोलर, बी ओ इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ रोलर, क्लियर। एंड ओ सी आप पहले ही निकाल चुके हो, डेट इज 1.5, तो ये आपके पास निकल करके आ जाएगा 3.5। अब आपको बेटा
ट्रायंगल BCA में आपको BC पता है और ट्रायंगल OAC में से हमने बेटा CA निकाल दिया था। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे बड़े आसानी से टेन थीटा लगा सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे जब आप टेन थीटा लगाओगे, जब आप यहाँ पे बेटा टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा लगाने से क्या होगा, टेन थीटा लगाने से क्या होगा, ये जो टेन थीटा आएगा आएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 1.322। इसका मतलब जब आप इसको कैलसी में सॉल्व करोगे तो ये करीब आपके पास जो आंसर निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा 69.29 डिग्रीज, 69.29 डिग्रीज ये आपके पास निकल करके आएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या पता चल गया, एक एंगल पता चल गया और एक बॉडी का वेट था, कितना था बेटा, बॉडी का वेट कितना था 1000 न्यूटन, ये हमको पता था। ठीक है, 1000 न्यूटन ये हमको पता था। तो अब हम बड़े आराम से लेमिस थ्योरम लगा देंगे। तो देखो बेटा लेमिस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये क्या है बेटा एंगल 9, ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये है हमारे पास क्या RB, ये है हमारे पास क्या बेटा RB। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको RB की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है F से रिलेटेड। तो बेटा हम लेमिस थ्योरम लगाते हैं इसको और इसको ले करके। तो यहाँ पे देखो बेटा F डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ये जो RB और W है इसके बीच का जो एंगल है, ये तो बेटा थीटा है और ये कितना है 90 है। तो कितना हो जाएगा ये 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई साइन ये वाला एंगल बेटा RB और F के वाला ये वाला एंगल। तो अगर आप देखो ये पूरा 180 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो बेटा F हमको यहाँ से पता चल जाएगा, F हमको यहाँ से बड़े आसानी से पता चलेगा। कितना आएगा, एक आएगा ये साइन थीटा और साथ में 1 सेकेंड साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है बच्चों। इसको मैं ऐसे इरेज करता हूँ, राइट। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा। तो मेरे पास कितना आएगा बेटा W कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, अभी ऊपर बताया था साइन थीटा के बराबर ही होगा ये। तो इतना आएगा। इसका मतलब बेटा कितना आया, ये आया W बाई टेन थीटा, W बाई टेन थीटा। अब बेटा टेन थीटा आप ऊपर निकाल चुके हो, W की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर 1000 न्यूटन। इसके करस्पॉन्डिंग बेटा टेन थीटा आप निकाल चुके हो, कितना था 3.5 डिवाइडेड बाई 1.322। तो जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा करीब करीब 377.714 377.714। बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ो क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ो बेटा क्या कह रहा है, द फोर्स F रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रोलर टू मूव जस्ट स्टार्ट टू मूव ओवर द स्टेप इज अप्रोक्सीमेटली 378 न्यूटन। तो बेटा ये जो हमने निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका एक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बेटा इसका एक आंसर होगा। अब हम बात करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर बी के बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा ऑप्शन नंबर बी के बारे में। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, देखो ये सी ऊपर छप गया है और बी नीचे छप गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी आप देखो हम बात करते हैं किसके बारे में, हमको ऐसे एफ पता चल गया है। अब यहाँ से हम देखो क्या कर सकते थे, यहाँ से हम आर बी भी कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ से हम आर बी भी कैलकुलेट कर सकते थे। और आर बी पता है कैसे कैलकुलेट करते, देखो कुछ नहीं है, आर बी अपॉन क्या कर दो
साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ दिस दिस एंगल, that is ये वाला जो एंगल है डेट इज ये आर बी, ठीक है, ये वाला आर बी, तो ये ही होगा आर बी। तो यहाँ पे साइन 90 कर दो तो 1 हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्लियर। अब बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आपको आर बी निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात, जो आर बी होगा, आप कोई सा भी पेयर ले लो, चाहे ये वाला पेयर ले लो, और चाहे ये वाला और ये वाला पेयर ले लो, आंसर जो है बेटा एक ही आएगा, आंसर जो है एक ही आएगा। तो मैं जो आर बी की वैल्यू है वो लिख देता हूँ कितने बराबर, एफ अपॉन साइन 90 प्लस थीटा के बराबर, एफ अपॉन साइन 90 प्लस थीटा के बराबर मैंने क्या लिख दिया बेटा, आर बी लिख दिया है, ठीक है, आर बी लिख दिया है। अब यहाँ पे बेटा देखो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो हमारे पास कितना जाएगा, एफ अपॉन कॉस थीटा। बेटा थीटा हम ऊपर निकाल चुके हैं, करीब करीब 69.29 डिग्री आया था, करीब करीब 69.29 डिग्री आया था, और एफ की वैल्यू 377.714 के समथिंग आई थी, और कॉस कितना रखोगे यहाँ पे 69.29, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास बेटा यहाँ से आर बी पता चलेगा, आर बी जो हमको पता चलेगा वो कितना पता चलेगा, कॉस ऑफ 69.29, तो ये करीब करीब आपके पास आएगा 1068, आर बी जो आपके पास आएगा करीब करीब ये आएगा 1068.08, ये आपके पास बेटा आर बी पता चला है अभी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हमसे नॉर्मल रिएक्शन भी पूछी है, हमसे बेटा फ्रिक्शन फोर्स भी पूछा है। अब देखो इस फिगर को देखो, यहाँ पे ये जो हमने आर बी निकाला है, ये जो हमने बेटा यहाँ पे आर बी निकाला है, एक सेकेंड, हाँ देखो ये जो हमने बेटा यहाँ पे आर बी निकाला है, अब आर बी जैसे ही हमको पता चल गया तो बेटा एफ और एन निकालना बहुत ही आसान है, एफ और एन निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आप इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को आप बेटा अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एंगल ये थीटा है ना, यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है, अभी ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि हमको एफ और एन निकालना है, और एफ और एन जब हमको निकालना है तो बेटा हमको लेटेस्ट इसको यहाँ से रब करता हूँ थोड़ा सा फिगर बनाने के लिए। देखो तो यहाँ से हमको बेटा क्या करना है, क्या हो गया, हाँ यहाँ पे हमको बेटा इस एंगल की ज़रूरत हमको यहाँ पड़ने वाली है, इस एंगल की। अब ये एंगल हमको यहाँ से बेटा निकालना है, डेट इज ये एंगल हमारे पास क्या है, अल्फ़ा, हमने इसको कंसीडर कर लिया, और लेट अस से कि ये जो एंगल है हमारे पास ये वाला, ये है हमारे पास बीटा। तो कुल मिला के बात ये है कि अल्फ़ा और बीटा, ये टोटल इसका जो एडिशन होगा वो होगा बेटा थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को अल्फ़ा की ज़रूरत है, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू थीटा। अब अल्फ़ा की ज़रूरत है, और अल्फ़ा जो हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा माइनस बीटा। अब किसी तरीके से बेटा बीटा पता चल जाए, किसी तरीके से बेटा ये एंगल बीटा पता चल जाए तो अल्फ़ा बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। अब जब एक बार अल्फ़ा हमको पता चल जाएगा तो हम एफ और एन भी निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे बीटा कैसे पता चलेगा, तो ये जो आपके पास ट्राइंगल है ना ओ सी ए, ये जो आपके पास ट्राइंगल है ओ सी ए, फिर से हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल ओ सी ए की बात करेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखो टेन बीटा जो होगा, यहाँ पे देखो टेन बीटा जो होगा इस ट्राइंगल में, ये कितना होगा, ओ सी अपॉन सी ए। ओ सी बेटा 1.5 आप निकाल चुके हो, और सी ए आपके पास 1.322 पहले ही आ चुका है। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 1.322। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से ये निकल करके आया कि जो बीटा आपके पास निकल करके जब आएगा तो ये करीब करीब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48.609 के समथिंग, 48.609 के समथिंग ये आएगी डिग्री में।
तो इसके करस्पॉन्डिंग जब हमको बीटा पता चल गया तो अल्फ़ा निकाल लेंगे और वो होगा थीटा माइनस बीटा। बेटा थीटा हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो ये थीटा कैलकुलेट किया है 69.29, देखो ये रहा थीटा कैलकुलेट, ये 69.29, और ये हमने बेटा बीटा कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से हमको अल्फ़ा पता चल जाएगा। और जब आप इन दोनों का जो डिफरेंस ले लोगे, दिस इम्प्लाइज डेट जो अल्फ़ा यहाँ से निकल करके आएगा वो आएगा कितना, ये जो आपके पास है 69.29 माइनस 48.609 के समथिंग, तो ये आपके पास निकल करके आएगा करीब करीब 20.68 डिग्री, 20.68 डिग्री। कुल मिला के बात ये है बच्चों कि अगर ये है आपके पास क्या, नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या है बच्चों, फ्रिक्शन, ये क्या है बच्चों, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाऊंगा, ये क्या है, फ्रिक्शन। तो बेटा जो रिएक्शन आएगा, जो रिएक्शन फोर्स आएगा, जो कि ऊपर हमने बात किया था आर बी का, वो आएगा ये, और ये जो एंगल होगा बेटा ये होगा एंगल अल्फा, ठीक है। अब ये आर बी जो होगा, इसके दो कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे। जो इसका कोस वाला कंपोनेंट होगा, कोसाइन वाला जो कंपोनेंट होगा, वो हमको क्या दे देगा, वो दे देगा हमको बेटा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, और जो बेटा आर बी का ये वाला कंपोनेंट होगा वो दे देगा बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू। तो अगर हम बात करते हैं एन की, तो ये हो जाएगा कितना, आर बी कॉस अल्फा, और अगर हम बात करते हैं बेटा फ्रिक्शन की, तो ये हो जाएगा कितना, आर बी साइन अल्फा। तो जब आप ये वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ऊपर ये जो आपने आर बी निकाला है ये वैल्यू, ऊपर आपने जो बेटा आर बी निकाला है ये वैल्यू, और ये जो आपने बेटा एन, ये जो आपने अल्फ़ा निकाला है ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ से आपको बेटा नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स की यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो बेटा नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो करीब करीब कितना आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोस कंपोनेंट लेंगे और साथ में जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास 1068.08 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 999.25 के समथिंग हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आएगी। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आई बच्चों कितनी आई, 999.25 न्यूटन के समथिंग हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आई। मतलब बेटा यहाँ पे हमने बस अंतर ये पड़ गया है कि ये जो आपके पास आंसर आया है ये आया है ड्यू टू सम कैलकुलेशन एरर्स, क्योंकि हमने जो एग्जामिनर है उसने क्या किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट 345 डेसिमल प्लेसेस तक क्या ले लिया है, अल्फा जो एंगल कंसीडर किया है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 2 डिग्री तक कंसीडर किया है। तो इस वजह से आंसर में थोड़ा डिफरेंशिएशन आ रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी मैच करेगा, डेट इज़ दिस वन, ठीक है। जब आप इसको और ज़्यादा आगे तक लेके सॉल्व करोगे ना, तब बिल्कुल मैं एग्जैक्ट मैच करेगा 1000.12, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन हमको पता चल गई। इसी तरीके से बेटा जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, इसी तरीके से बेटा जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा डेट इज़ एफ, वो आएगा करीब करीब बेटा वो आएगा करीब करीब 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर देता हूँ, तब तक आप भी कैलकुलेट करिए। हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा करीब करीब बेटा 377.204 के समथिंग आएगा, 377.204 न्यूटन के समथिंग ये आपके पास बेटा फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो देखो बेटा क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज 377.63, इस क्वेश्चन में बोला है देखो ये रहा 377.63, देखो ये बोला है क्वेश्चन में, कहाँ गया, देखो ये बोला 377.63 और ये वाला भी हमको पता चल गया और हमने ये भी निकाल लिया। तो बेटा ये तीनों ऑप्शन मैच करके
ये तीनों ऑप्शन मैच कर गए बेटा। सी भी मैच कर गया, बी भी मैच कर गया और ए भी मैच कर गया। ठीक है, तो अभी आप बेटा क्या करो, इतना नोट करो और उसके बाद फिर हम बेटा ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसको आप नोट करो, पॉज करके नोट कर लेना। अब मैं नीचे वाला आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन आप नोट करेंगे। उसके बाद फिर आप ये वाला पोर्शन नोट करेंगे, दिस वन। फिर ये वाला पोर्शन नोट करेंगे। ये वाला। अब हम बेटा बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में। ऑप्शन नंबर डी के बारे में अब हम बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने एक स्टेटमेंट लिखा है। उस स्टेटमेंट को यहाँ से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट। As the point of application of horizontal force F is changed from B to O, friction force becomes zero। मतलब अगर हम क्या करें बेटा, ये जो फोर्स F है इसको यहाँ ना लगा करके सीधा यहीं लगाएं। मतलब इस F को B पे ना लगा करके उसी डायरेक्शन में उसके सेंटर पे लगाएं, तो कह रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा वो हो जाएगा ज़ीरो। इसको समझने के लिए ऊपर जो हमने डायग्राम बनाया है इसको आप बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो। ये देखो, इस डायग्राम को बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन के हिसाब से जो फोर्स है बेटा अभी यहाँ लग रहा है। ठीक है, अब बेटा लेट अस से कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ये ना हो करके लेट अस से कहीं यहाँ होता, तो आप समझ रहे हो कि ये जो रिएक्शन वाली लाइन है, देखो अगर ये जो फोर्स है बेटा ये पॉइंट, ये जो फोर्स है F यहाँ ना लग करके यहाँ कहीं लग रहा होता। मैं आपको यहाँ पे दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ, ये रहा। देखो ये फोर्स अगर ये वाला यहाँ लग रहा होता तो माय डियर ये जो रिएक्शन फोर्स है ना, ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स बेटा, रिएक्शन फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है कुछ ये हो जाता। रिएक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बेटा कुछ ये हो जाता। तो आप देख रहे हो ये जो फ्रिक्शन का जो फोर्स का वेक्टर यहाँ पे दिखाया है इसकी लेंथ कम हो जा रही है। पहले ये फ्रिक्शन का जो वेक्टर था ये इतना लंबा था, अब ये सिर्फ इतना ही रह गया। मतलब जो वेक्टर का लेंथ है वो क्या बताता है, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स बेटा क्या हो गया, कम हो गया, जैसे ही आपने फोर्स को थोड़ा सा नीचे किया। अब हमने कहा कि ठीक है, इस फोर्स को इतना नीचे ना करके आप सीधा क्या करो, इसको सेंटर पे लगा दो। मतलब जैसे ही क्या होगा, आप इस फोर्स को बेटा सीधा यहाँ लगाओगे ना, F इस डायरेक्शन में जब F लगाओगे तो बेटा ये हो गया पॉइंट जहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, डेट इज W और F। अब बेटा RB के पास कोई चारा ही नहीं है, RB के पास कोई चारा ही नहीं है कि उसको इसी सेंटर से पास होना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था कि 3 फोर्स सिस्टम में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फोर्सेस क्या होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए और कंकरेंट होने चाहिए। बेटा दो फोर्स जो है ये सेंटर से पास कर रहे हैं, तो बेटा आरबी को भी इसी सेंटर से पास करना पड़ेगा। इसका मतलब बेटा ये है कि ये जो फोर्स वाला, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आपका बिल्कुल हो जाएगा ख़त्म यहाँ से। और उस टाइम पे ये जो आपके पास बेटा नॉर्मल ये जो आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जो आरबी था, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्योरली इन नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया, प्योरली इन नॉर्मल रिएक्शन ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब यहां से फ्रिक्शन गायब। ठीक है, यहां से फ्रिक्शन गायब।
तो आपने देखा कि ये स्टेटमेंट डी भी सही है। तो बेटा इस क्वेश्चन के बेटा चारों ऑप्शन सही हैं। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, और देखो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था, आप इसको नोट कर लिए होंगे, मेरे को ऐसा भरोसा है। अगर नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपके पास ये एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल के साथ हमारे पास बेटा एक चीज़ और आती है, एक चीज़ और आती है। देखो क्या कि इसको इस सब तरीके से करने की ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने आपको एक एनालिसिस करके दिखाई है, ये मैंने आपको यहाँ पे बेटा एनालिसिस करके दिखाई है। अब आप पहले देखो, पहले आप इसको नोट कर लेना। मैंने आपको पहले स्क्रीन रोक दी थी आपको नोट करने के लिए, वहाँ से आप नोट कर देना। मैं जो है ये सारा यहाँ से हटाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस फिगर की फिर से ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का। तो देखो मैं यहाँ से ये सब हटाता हूँ। ये इतना सारा लिख गया है, इसको हटाने में टाइम लग रहा है। तब तक आप जो है नोट करते रहेंगे। वन सेकेंड। ओके, ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया, और ये सब भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो ये मैं यहाँ से थोड़ा हटाता हूँ यहाँ से। ऑल राइट, इतना ही ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बेटा बताने जा रहा हूँ इसका दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अभी तक हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि बेटा इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन बेटा एक तरीका और भी है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स तो ज़ीरो होंगे ही होंगे, नेट फोर्स तो बेटा ज़ीरो होंगे ही होंगे। लेकिन क्या होगा, जो मोमेंट है बेटा वो भी ज़ीरो होना चाहिए ना, जो मोमेंट है वो भी होना चाहिए क्या, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, अगर हम मोमेंट वाला प्रिंसिपल लगाते हैं तो कोई भी पॉइंट होगा उसके अबाउट हम क्या करेंगे, नेट मोमेंट क्या कर देंगे बेटा, ज़ीरो करेंगे। नेट मोमेंट हम क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। अब यहाँ से बेटा देखो एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करो जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस क्या कर रहे हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, डेट इज़ दिस पॉइंट ए, मैं इसके अबाउट क्या करता हूँ, नेट मोमेंट क्या ले लेता हूँ, ज़ीरो ले लेता हूँ। नेट मोमेंट में क्या ले लेता हूँ बेटा, ज़ीरो ले लेता हूँ। तो होगा क्या कि आपके पास ये तीन फोर्सेस होंगे, एक होगा बेटा ये डब्लू, एक होगा बेटा ये एफ, और एक होगा बेटा ये आर बी। ठीक है, तो इन तीनों फोर्सेस की वजह से किसी भी पॉइंट के अबाउट बेटा मोमेंट कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए।
तो मैंने ये पॉइंट नंबर ए सिलेक्ट किया। इसके अबाउट अगर आप देखो जो आरबी का लाइन ऑफ एक्शन है इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो बेटा आरबी की वजह से ए पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट आएगा वो आएगा 0। सिर्फ और सिर्फ जो मूवमेंट आएगा देखने को जो आपके पास मिलेगा वो आएगा एफ की वजह से और ये डब्ल्यू की वजह से। बेटा एफ की वजह से पॉइंट ए के अबाउट जो मूवमेंट आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और डब्ल्यू की वजह से जो बेटा मूवमेंट आएगा ए के अबाउट वो आएगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो नेट मूवमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए 0। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं फोर्स एफ की, तो फोर्स एफ है, फोर्स एफ का लाइन ऑफ एक्शन बेटा ये है, और इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 से बेटा कितना होगा, ये होगा, और ये कुछ नहीं है, कितना है, ये है कितना, सी बी। तो 1.5 आप निकाल चुके हो और ये 2 वैसे ही है, तो आपके पास ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2f इंटू 2.5। ठीक है, ये है बेटा कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लेट अस से कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो बेटा डब्ल्यू की वजह से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा, नेगेटिव। तो डब्ल्यू हमारे पास ये हो गया, और ये वाली डिस्टेंस जो होगी हमारे पास डेट इज सी ए, डेट इज सी ए। तो ये सी ए हमारे पास कितनी आई थी बेटा, 1.322 आई थी। देखो कुल मिला के ये तो निकालना पड़ेगा ज्योमेट्री, क्योंकि सी ए आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि देखो डब्ल्यू का लाइन ऑफ एक्शन बेटा ये है, और इस लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट के अबाउट वो बेटा ये सी ए ही है, और ये होना चाहिए बेटा किसके अबाउट, होना चाहिए 0 के अबाउट। तो बेटा यहाँ से आप देखो एफ बड़े आसानी से निकाल लोगे, एक ही लाइन में कितना आ जाएगा, 1.322 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू वेट, और वेट कितना दे रखा है बेटा, 1000 न्यूटन। इस रोलर का वेट कितना दे रखा है, 1000 न्यूटन। तो कुल मिला के जो आपके पास आंसर निकल करके आएगा, जो आपके पास आंसर निकल करके आएगा वो कितना आएगा बेटा, ये 2.5 नहीं होगा, गलती हो गई, ये होगा 2, तो ये है ही इतना, और ये कितना है 1.5 है, तो कुल मिला के ये 3.5 होगा, ये बेटा 3.5 होगा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपके पास निकल करके आएगा 377.77 न्यूटन। देखो वही आंसर निकल करके आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एफ निकाल सकते हो बिना लेमीज थ्योरम लगाए। ठीक है, लेकिन इससे एफ तो निकल जाएगा, लेकिन आप ये बाकी के जो ये वाले पोर्शन डेट इज फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ये नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए बेटा प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आई होप इसके पीछे का आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड बेटा एक फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन है जो कि आईआईटी ने पूछा है पहले गेट एग्ज़ाम में, और मेरे हिसाब से शायद 2020 का वो क्वेश्चन है, उसको करते हैं। तो आप इसकी आंसर मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। देखो ए भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और डी भी ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे बेटा, मार्क कर लेंगे। अब हम बेटा क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ऊपर जो हमने कहा था कि इसको बाद में करेंगे, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अब इस क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एन अटेम्प्ट इज मेड टू, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, एन अटेम्प्ट इज मेड टू पुल अ रोलर ऑफ वेट W ओवर अ कर्व that is step by applying a horizontal force F as shown in the figure. ठीक है, the coefficient of static friction between the roller and the ground, the coefficient of static friction between the roller and the ground and including the edge of the step is mu। मतलब जहां जहां पे कांटेक्ट हो रहा है वहां वहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बेटा म्यू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम, identify the correct free body diagram of the roller when the roller is just about to climb over the step। बेटा ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को बेटा अंडरलाइन करो, जस्ट अबाउट टू क्लाइंब ओवर द स्टेप, जस्ट अबाउट टू क्लाइंब ओवर द स्टेप मतलब बेटा एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन मतलब बस थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स लगाया तो चढ़ जाएगा ऊपर। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम यहाँ पे आपको पहले ही बता चुके हैं, तो बस चढ़ने वाला है,
जस्ट इस स्टेप के ऊपर ये रोलर जस्ट चढ़ने वाला है, तो बेटा होगा क्या कि यहाँ से अपना कांटेक्ट क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो बेटा यहाँ की कोई भी कांटेक्ट रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, सारा कांटेक्ट लूज हो गया है, ना फ्रिक्शन देखने को मिलेगा या नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हो गया बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन नंबर सी तो हो गया बिल्कुल गलत। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है कि हमने कहा है कि जस्ट अबाउट टू क्लाइंब है, और देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ इस तरीके से, तो बेटा ये है क्या हमारे पास फोर्स, दैट इज़ कैपिटल एफ, जो कि आपने लगाया है, और एक बेटा क्या होगा, ये होगा क्या रोलर का वेट, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और बेटा साथ ही साथ में क्या होगा, साथ ही साथ में क्या होगा कि यहाँ से इस तरीके से ये क्या है, स्टेप है। ठीक है, स्टेप है, लेकिन यहाँ पे बेटा स्टेप बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन किसका सॉल्व कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम का। और फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारे कॉन्टैक्ट सरफेस को सेपरेट करके दिखाते हैं, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, देखो इस तरीके से है बेटा, एफ का लाइन ऑफ एक्शन ये है, डब्लू का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये क्या है, एक पॉइंट है। तो बेटा 110% जो आपके पास ये जो रिएक्शन आएगा, डेट जो रिएक्शन आएगा वो आएगा कौन सा, ये जो आपके पास रिएक्शन आएगा बच्चों, ये रिएक्शन आएगा जो कि इसी पॉइंट से पास करेगा, मतलब जो रिएक्शन फोर्स होगा बेटा ये आएगा दिस वन, ये जो रिएक्शन फोर्स आएगा बेटा ये आएगा ये इस डायरेक्शन में, डेट इज लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। अब बेटा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये आ गया बेटा रिएक्शन, लेकिन अभी मैंने ऊपर बताया था कि इस केस में बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, इस केस में बेटा फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ये जो रिएक्शन होगा, ये जो रिएक्शन होगा यही किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। और बेटा फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। तो बेटा देखो ये वाला भी क्या हो गया, गलत, ये वाला भी क्या हो गया, गलत। ठीक है, तो अब देखो दो ऑप्शन आए, एक ऑप्शन बचा आपके पास ए और एक ऑप्शन बचा बेटा आपके पास बी। मैंने कहा था जब भी उसका क्वेश्चन आएगा फ्री बॉडी डायग्राम का, तो ये जो कॉन्टेक्टिंग सर्फेसेस हैं जितनी भी, उसको आप सेपरेट करके दिखाएंगे, और जो सिस्टम में सिर्फ उसी के फोर्स के बारे में यहाँ पे बात होगी। तो देखो यहाँ पे इसने देखो डायग्राम बिल्कुल ठीक बनाया है, डायग्राम बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसने क्या मक्कारी कर दी क्वेश्चन में, यहाँ पे इसने कॉन्टैक्ट सरफेस नहीं अलग करे। तो यहाँ पे बेटा जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, एक आखिरी पॉइंट। देखो अभी तो मैंने क्या किया है, देखो एक आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो वर्कबुक में है नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप बेटा लिख लेंगे एक जगह अपनी कॉपी में ही, इसी पोर्शन के बाद लिख लेंगे। अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद बेटा देखो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है बेटा कॉपी के अंदर मेंशन नहीं, सॉरी जो वर्कबुक है वो क्वेश्चन नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है आप बेटा अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट करेंगे। ओके, तो ये मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये सारा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। ओके राइट, तो अब हम बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट करते हैं, और उस क्वेश्चन को नोट करेंगे मेरे साथ में आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड
find the minimum force capital P required at the center of cylinder so as to move it out of the step as shown in फिगर। बेटा ये आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है। देखो डायग्राम आपके पास यहाँ पे फिर से बना हुआ है कि एक बेटा ये क्या है, रोलर है। ये आपके पास बेटा क्या है, एक रोलर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रोलर है और ये बेटा क्या है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस बेटा ये है इस तरीके से। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस बेटा ये है इस तरीके से, और दूसरी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है बेटा क्या है, ये है इस तरीके से। ये है स्टेप। बेटा डाटा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन के। ये आपके पास जो स्टेप की हाइट है बेटा वो है 0.5 मीटर की। ठीक है, और ये इसका क्या है बेटा, सेंटर, जहाँ से क्या कर रहा है बेटा, इसका वेट W एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये है हमारे पास बेटा पॉइंट नंबर, डेट इज ये O। ठीक, क्लियर। रेडियस हमारे पास जो थी बेटा वो फिर से 2 मीटर थी इस रोलर की, और जो बेटा वेट था हमारे पास वो कितना था, 1000 न्यूटन था। ठीक है, बिल्कुल सेम डाटा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये कि हमको P की मिनिमम, हमको जो मैग्नीट्यूड है अप्लाइड फोर्स का जो कि हम सेंटर पे लगा रहे हैं उसका मिनिमम वैल्यू हमको बताना है इस तरीके से कि ये इस स्टेप के ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लेटस से कि जो हमारे पास बेटा अप्लाइड फोर्स है वो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लगाया है। ये है हमारे पास बेटा क्या, अप्लाइड फोर्स। ये है अप्लाइड फोर्स, दैट इज P। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये जो आपके पास ये जो P है इसका इसका ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल या कैसे, ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, मेरे को ये कुछ नहीं पता, सिर्फ मेरे को ये पता है कि इस सेंटर पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है P, और इस P की बेटा हमको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो ऊपर जो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था उसमें आपका ये जो फोर्स था बेटा, ये कैपिटल F, ये बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा था, ये क्वेश्चन में मेंशन था। लेकिन हमको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए फोर्स की, तो एक तो जाहिर सी बात है कि हॉरिजॉन्टल के हमको ये डायरेक्शन इसकी नहीं पता कि किस एंगल पे ये लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक बात बेटा पूरी पक्की तरीके से पता है कि जैसे ही ये आप P फोर्स लगाओगे तो एट द वर्ज ऑफ मोशन ये बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, और इस पे जो कांटेक्ट फोर्स आएगा, ये कांटेक्ट फोर्स आएगा बेटा, उसका लाइन ऑफ एक्शन बेटा कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से होगा, और ये जो कांटेक्ट फोर्स आएगा बेटा, ये जो कांटेक्ट फोर्स आएगा ये आएगा ये वाला, दैट इज दिस R, और लेटर से कि ये मेरे पास क्या है, पॉइंट B है, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, इस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो क्या हो रहा है,
हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि ये है हमारे पास पी फोर्स, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लेटेस्ट से कि ये जो पी फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के साथ लेटेस्ट से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बेटा होगा क्या, इस पी के बेटा दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक होगा बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इस पी का, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बेटा पी कोस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा बेटा ये हो जाएगा कितना, पी साइन थीटा। कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। लेकिन अभी यहाँ पे मेरी जो बात है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, हमने पी के दो कंपोनेंट कर लिए, बहुत बढ़िया, हमने पी के यहाँ पे दो कंपोनेंट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। ये जो आपके पास डिस्टेंस थी, ये जो आपके पास डिस्टेंस थी बेटा पिछले क्वेश्चन में जो निकल करके आई थी, ये डिस्टेंस कितनी निकल करके आई थी, 1.322 निकल करके आई थी। और साथ के साथ बेटा ये जो आपके पास डिस्टेंस थी, ये वाली जो डिस्टेंस थी बेटा, ये डिस्टेंस कितनी थी, ये थी 1.5 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, 1.5 के करस्पॉन्डिंग थी। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं नेट मोमेंट की वैल्यू अबाउट द पॉइंट बी क्या कर रहा हूँ, 0, क्योंकि एट द वर्ज ऑफ मोशन बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पे अब मैंने पी को दो कंपोनेंट तोड़ दिए हैं, अब मेरे को इनके और इनकी वजह से जो मूवमेंट होगा बी के अबाउट, उनकी बात करनी है, इन तीन फोर्सेस की वजह से, और एक ये फोर्स है आर बी उसकी वजह से। बेटा आर बी का लाइन ऑफ एक्शन बी पे ही लाई कर रहा है, तो इसका तो मूवमेंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो पी साइन थीटा है, ये जो पी साइन थीटा है, इसका जो हम क्या यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज वाला लेके चल रहे हैं पॉजिटिव, और काउंटर क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे जो नेट मोमेंट होगा वो क्या होगा, पी साइन थीटा की वजह से क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास आ गया पी साइन थीटा, ये एक फोर्स हो गया। और इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है फ्रॉम दिस पॉइंट पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1.322। साथ में साथ बेटा एक फोर्स और है, डेट इज पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। इसकी वजह से देखो पी साइन थीटा का मूवमेंट बी पॉइंट के अबाउट होगा इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेम पी कॉस थीटा की वजह से जो मूवमेंट होगा बी के अबाउट वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये भी हम क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमने ले लिया कितना, पॉजिटिव पी कॉस थीटा, और इसके बीच का जो डिस्टेंस था डेट इज 1.5। लेकिन डब्लू की वजह से जो बेटा मूवमेंट आएगा बी के अबाउट वो आएगा माइनस, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस डब्लू इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 1.322 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मेरे पास निकल करके आ गया P की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, W इंटू 1.322 डिवाइडेड बाई 1.322 साइन थीटा, 1.322 साइन थीटा, 1.322 साइन थीटा प्लस 1.5 कॉस थीटा। ये हमारे पास एक रिलेशन बना। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है, ये है एक फ्रैक्शन, P को मैंने एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है कि ये डेनोमिनेटर वाला पोर्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये पूरा फ्रैक्शन बेटा कम होता चला जाएगा, उतना ही जो P है बेटा मिनिमम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो डेनोमिनेटर है जो कि फंक्शन है किसका, थीटा का, इसको कराना है मैक्सिमा, तो बेटा एफ जो थीटा है आपके पास डेनोमिनेटर में वो कितना है, 1.322 साइन थीटा प्लस 1.5 ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ से बेटा क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, स्टेशनरी पॉइंट आएंगे और उस पॉइंट पे थीटा की वो वैल्यू मिलेगी जहाँ पे
कि ये जो क्वांटिटी होगी ये हो जाएगी मैक्सिमम। अगर ये पूरी क्वांटिटी बेटा मैक्सिमम हो गई तो ये पूरा फ्रैक्शन हो जाएगा मिनिमम, मतलब फोर्स की हमको मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो बेटा यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या होगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो होना चाहिए 0 के बराबर। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो कितना हो जाएगा 1.322 कॉस थीटा, 1.322 कॉस थीटा माइनस 1.5 साइन थीटा एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो थीटा की एक वैल्यू निकल करके आएगी और वो जो वैल्यू होगी वो होगी करीब करीब आपके पास, मैं बता दूँ, लेट अस से 41.3908, 41.3908 डिग्रीज ये आएगी थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये आएगी थीटा की वैल्यू। अब इस थीटा की वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, पुट थीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बेटा आपके पास P का जो मिनिमम वैल्यू आएगा सॉल्व हो करके वो करीब करीब 661.19 न्यूटन आएगा। आप चेक कर लेना वरना कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, चेक करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी फोर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ क्या, कि इसको मैं दिखाता हूँ एक ग्राफिकल अप्रोच से। इसको मैं आपको दिखाता हूँ क्या, ग्राफिकल अप्रोच से करके। देखो पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो पहले। ये आप क्या करोगे बेटा, नोट करोगे इसको। ठीक है, तो ये आपने नोट किया होगा, क्लियर, राइट। तो अब ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, आगे अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफिकल वे से, जो मैं आपको अप्रोच दिखा रहा हूँ वो। ये सारी चीज़ें ठीक है अपने आप में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल वे से हमने कर दिया। लेकिन फिज़िक्स इसकी देखो, तो फिज़िक्स इसकी क्या कहती है वो सारी बातें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ओके, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, राइट। तो मैंने बच्चों इसको यहाँ से इरेज किया। अब इरेज करने के बाद यहाँ से इरेज करने के बाद मैं आपको इसका दिखाता हूँ ग्राफिकल अप्रोच। देखो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये सब हटाओ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माय डियर, जब हमने बात की किसके बारे में, थोड़ा सा और मैं इसको ठीक करूँ। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको फोर्स ट्रायंगल बना करके। ठीक है, फोर्स ट्रायंगल बना करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो एक अलग मेथड है, देखो मज़ा आएगा सुन के। यहाँ पे बेटा क्या होगा कि ये बात तो बेटा तय है कि ये वेट यहाँ W नीचे की तरफ लग रहा होगा और ये जो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है डेट इज़ P ये लग रहा है। ठीक है, और ये बात भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेटा ये जो आपके पास रिएक्शन आएगा, ये रिएक्शन इस O से ही पास करेगा लाइक दिस, और ये होगा क्या बेटा RB। ठीक, क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या, कि जो बेटा फोर्स ट्रायंगल, देखो हमने क्या बताया था कि ये इक्विलिब्रियम में होगा, एट द वर्ज ऑफ मोशन ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब बेटा नेट फोर्स जो होगा बेटा, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा बेटा, ज़ीरो होगा। तो अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हो रहा है, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके पास इसका जो फोर्स ट्रायंगल बनेगा ना,
वो एकदम क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। देखो कि यहाँ पे कैसे बनेंगे। ये हो गया क्या? डब्लू डायरेक्शन में इसका वेट। ये हो गया बेटा डब्लू डायरेक्शन में इसका वेट। ठीक है। और ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन। लेट अस कंसीडर दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्लियर। ये हमने दिखा दी यहाँ पे क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये है लाइन ऑफ एक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब जो कॉन्टैक्ट फोर्स है बेटा इस लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा होगा। ठीक है, ये है इस तरीके से, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है बेटा, आर भी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लग रहा होगा। ठीक, अब यहां देखो क्या हो रहा है। जो आपके पास बेटा एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है, एक्सटर्नल जो आप लोड लगा रहे हो वो क्या होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो आर भी कहीं भी लगा सकते हो। देखो फोर्स ट्रायंगल में क्या होता है कि हर एरो क्या दिखाएगा? एक वेक्टर दिखाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा, उसका जो लेंथ होगा रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को, और जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी उसके डायरेक्शन ऑफ जिसमें कि फोर्स लगाया है। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बेटा क्या है? ये है लेटेस्ट से वो सेंटर पॉइंट जिसके अबाउट आप क्या लगा रहे हो। ये क्या है? स्फीयर का सेंटर, सेंटर है जिस पे आप क्या लगा रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। ठीक, तो बेटा यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो ना। हो सकता है कि आप जो है ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है आप इस डायरेक्शन में लगाते लाइक दिस, तो इस तरीके से एक फोर्स लग सकता था। हो सकता है कि आप इस तरीके से लगा देते, इस तरीके से लगा देते एक फोर्स। ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी ना। आप हो सकता है कि सेंटर से आप ऐसे लगा देते फोर्स। तो माय डियर, माय डियर, जब आप इस फोर्स को उठा करके जब यहाँ पे लाएंगे ना, जब आप इस फोर्स को उठा करके यहाँ पे लाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग बेटा ये इस तरीके से देखो। तो आप ये बात तो तय है कि बेटा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, जो आपको क्या चाहिए? मिनिमम फोर्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मिनिमम फोर्स चाहिए। तो बेटा इस पॉइंट से इस जो रिएक्शन लाइन ऑफ एक्शन है किसकी? कॉन्टैक्ट फोर्स की, ये जो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये होगा जब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है अप्लाइड फोर्स की वो परपेंडिकुलर हो किसके? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ये अगर आपके पास लाइन ऑफ एक्शन है अप्लाइड फोर्स की, ये आपके पास क्या है बेटा? देखो ये आपके पास क्या है बेटा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर ये बेटा परपेंडिकुलर है किसके? टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, तब बेटा ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है दैट इज अप्लाइड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये वेक्टर की जो लेंथ आएगी वो आएगी मिनिमम। मतलब ये कि ये जो यहाँ पे बेटा, ओहो हाँ, तो ये जो बेटा यहाँ पे ये वाला जो लेंथ होगा ये वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सटर्नल अप्लाइड लोड को, और ये जो लेंथ होगी बेटा ये होगी मिनिमम जब ये जो लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आई। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि लेटस से कि जो आर बी है, ये जो आर बी है यहाँ पे हमने ऊपर डिस्कशन किया था कि ये जो एंगल था, देखो ये एंगल कितना कंसीडर किया था बेटा? बीटा कंसीडर किया था। तो बेटा ये जो आर बी है ये अगर बीटा है, देखो ये तो बीटा सिर्फ फिक्स रहेगा। ठीक है, ये बीटा क्या रहेगा बेटा? फिक्स रहेगा। तो देखो ये एंगल तो बेटा फिक्स है, डेट इज बीटा, ये फिक्स है। ठीक, इस तरीके से बीटा फिक्स है। तो यहाँ पे बस आप एक चीज़ लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, नोट फॉर पी
to be minimum, for P to be minimum, its line of action should be perpendicular to the line of action of the contact force, that is RB। ठीक है बेटा, इस कंडीशन पे जो RB लग रहा होगा वो लग रहा होगा इस तरीके से, ये लग रहा होगा RB। ठीक, तो देखो हर वेक्टर का हेड हर वेक्टर की टेल से जुड़ा हुआ है, फोर्स ट्रायंगल क्लोज है और नेट फोर्स बेटा क्या है, 0 है। ठीक, क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे हमने बात की किसके बारे में, डेट इज बेटा ये एंगल अगर आपको बीटा पता चल गया, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, हमने ये एंगल बीटा कैलकुलेट किया था, आपको याद है कि नहीं याद है। अगर बेटा एक बार आपको ये एंगल पता चल जाए डेट इज बीटा, तो ये जो आपके पास एंगल बीटा आया था, कितना आया था, आई थिंक ये जो एंगल आपके पास बीटा आया था ऊपर, ये करीब 48.609 डिग्री के समथिंग आया था। अब देखो बेटा क्या है, जब ये 48.609 की समथिंग है, तो बेटा ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर बीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा। और ये क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें कि ये क्या है, एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बड़े आसानी से आप क्या लगा दोगे, P अपॉन W इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस बीटा, साइन ऑफ 90 माइनस बीटा। तो बेटा यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी वो आएगी W ऑफ कॉस बीटा। और आप बीटा अच्छी तरीके से जानते हो कि बीटा हमने निकाल लिया है, और जो W है रोलर का वेट है, तो 1000 का यहाँ पे क्या कर दो, देखो ये जो रोलर का वेट है ना, ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई। तो बेटा कुल मिला के जो आपके पास आंसर निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा कितना, 661.194। आई होप ये आंसर, देखो पहले जो हमने मैथमेटिक्स से सॉल्व किया था पूरा मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगा करके, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, और ये आएगा न्यूटन में, और ये क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी। तो बेटा इसको कहते हैं फिजिक्स, इसको कहते हैं फिजिक्स। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि रोलर के क्वेश्चंस जो अब तक आपको टफ लगते थे, तो आज के बाद वो बेटा आसान लगेंगे, क्योंकि एक बार अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आपके से कोई भी सवाल गलत होने वाला नहीं है। तो बेटा इसी टॉपिक के साथ हमारा जो ये जो टॉपिक था डेट इज स्टैटिक्स का जो बेसिक पार्ट था, ये होता है ख़त्म। तो आई होप यहाँ पे अभी 1-2 क्वेश्चन शायद और बच रहा होगा मेरे हिसाब से। देखो एक क्वेश्चन नंबर देखो 15 है, ये बच रहा है क्वेश्चन नंबर 15। देखो मैंने कौन कौन से करा दिए, मैं वो बता देता हूँ, मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ जो मैंने करा दिए हैं इस वर्कबुक में। देखो तो देखो बेटा हमने क्या किया था, 1 सेकेंड, ओके। तो हमने क्या किया था बच्चों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था फ्री बॉडी डायग्राम का, ये हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसको ग्रीन पेन से कर देता हूँ जो जो हमने कर लिए हैं, ठीक। तो ये बेटा हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, और इसका बेटा आंसर कितना आया था, A फॉर आगरा आया था। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया, 3 नहीं किया, 4 नहीं किया, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं किया। उसके बाद बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा आंसर क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आया था, B फॉर बॉम्बे आया था। इसके बाद फिर बेटा हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया है, और आई थिंक इसका आंसर हमारे पास D फॉर दिल्ली आया था। और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन नंबर
11 भी सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आ रहा था वो बी फॉर बॉम्बे आ रहा था। 11 का आंसर बी फॉर बॉम्बे आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रस्ट का है। क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आ रहा था वो सी फॉर चेन्नई आ रहा था। उसके बाद हमने एक बहुत ही बेहतरीन वाला ये क्वेश्चन किया, डेट इज क्वेश्चन नंबर 14। और इस क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमारे पास जो टेंशन पूछी थी वो आ रही थी 400 न्यूटन के समथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारे पास बेटा बी फॉर बॉम्बे आया था। अभी हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखा हुआ है। अभी हमने इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखा हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, जो कि हमने कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी फॉर चेन्नई आया था। इसके बाद मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की बात की थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया था। इसके दो ऑप्शन आए थे, एक आया था बी फॉर बॉम्बे और एक आया था सी फॉर चेन्नई। एक आया था बी फॉर बॉम्बे और एक आया था सी फॉर चेन्नई। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 18 के जो आंसर आए थे वो क्या आए थे, सी फॉर चेन्नई और डी फॉर दिल्ली, ये आए थे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19 अभी हमने नहीं किया है, ट्रस्ट का क्वेश्चन। इसके बाद बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 20 तो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। और क्वेश्चन नंबर 20 के बेटा चारों ऑप्शन ठीक थे। क्वेश्चन नंबर 20 के चारों ऑप्शन ठीक थे, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ये हो गया। अब हम यहाँ पे बेटा ये सारी चीज़ें जब हमारे पास हो गई हैं कंप्लीट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरे को लग रहा है कि एक क्वेश्चन अभी जो बच रहा है, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 21, इसको भी मैं अभी निपटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हो रहा है, अब हम करते हैं एक आखिरी सवाल और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और कल से स्टार्ट करेंगे बेटा ट्रस, कल से स्टार्ट करेंगे ट्रस। तो बेटा ट्रस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ट्रस में बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि जितना हमको बेसिक बनाना था वो हम बना चुके हैं। अब ट्रस के अंदर उसका एप्लीकेशन होगा बस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने के लिए बेटा इसको पढ़ेंगे पहले। अ 70 kg मैन, एक 70 kg का मैन है, स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इन ए 50 kg lift, in a 50 kg lift, pulls on the rope which supports the lift as shown in the figure. If the system is in equilibrium, then choose the correct options. Take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो मास है किसका, मैन का, सॉरी, वो है कितना 70 kg। और जो बेटा मास है किसका, लिफ्ट का, वो है बेटा 50 kg। साथ ही आपको जो g की वैल्यू है वो दे रखी है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आपको बोला गया है, ये आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये लिफ्ट के अंदर जो मैन खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है एक वेइंग मशीन के ऊपर, मतलब वजन नापने वाली मशीन के ऊपर ये खड़ा हुआ है। तो बेटा सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप यहाँ पे ध्यान से देखें। ये है हमारे पास क्या, सीलिंग, एक रूफ टाइप, और यहाँ पे बेटा एक पुली लगी हुई है इस तरीके से। इस पुली से बेटा एक रोप पास कर रही है और ये हमारे पास रोप ये पास कर रही है। यहाँ एक दूसरी पुली लगी हुई है लाइक दिस, ये हमारे पास यहाँ पे दूसरी पुली लगी हुई है और ये जो पुली लगी हुई है इस तरीके से है। और ये जो हमारे पास रोप है बेटा, ये रोप कनेक्टेड है इस पार्ट से और इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास है सिचुएशन। और इस लिफ्ट के अंदर बेटा क्या है, एक वेइंग मशीन रखी हुई है, एक वेइंग मशीन रखी हुई है जिसके ऊपर बेटा क्या है, एक आदमी जो है खड़ा हुआ है। एक आदमी बेटा क्या हुआ है, खड़ा हुआ है इस वेइंग मशीन के ऊपर।
लेकिन इसको अपनी जान प्यारी थी, इसीलिए इसने क्या किया है, इसको होल्ड करके रखा हुआ है, इसको पकड़ के रखा हुआ है लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि अगर इसने इसको छोड़ा तो ये गया है ना। तो इसने अपनी जान बचाने के लिए इसको पकड़ रखा है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, कि एक तो देखो इसके ऑप्शंस देखो पहले, टेंशन इन द रोप इज 400 न्यूटन, रीडिंग इन द वेइंग मशीन इज 300 न्यूटन। देखो दो ही चीज़ें पूछी हैं, टेंशन और वेइंग मशीन, जो वजन नापने वाली मशीन है उसकी रीडिंग क्या होगी, और जो बेटा टेंशन जनरेट होगा इस स्ट्रिंग के अंदर वो कितना होगा। देखो बेटा अभी ये जो सिस्टम है वो किस में है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊंगा FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि अगर एक बार आपको फ्री बॉडी डायग्राम बन गया करेक्ट तो बेटा ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखो कैसे, यहाँ पे हम अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा बेटा किसका, मैन का, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा बेटा किसका, मैन का, और एक फ्री बॉडी डायग्राम बेटा बनेगा किसका, लिफ्ट का, ठीक। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करते हैं हम, कि ये है हमारे पास क्या, लेटस से ये है हमारा मैन, और इस मैन के ऊपर बेटा अर्थ लगा रही होगी क्या, एक फोर्स, इस मैन के ऊपर बेटा एक अर्थ लगा रही होगी क्या, फोर्स। तो वेट ऑफ मैन जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg के बराबर। बेटा मैन का जो मास है वो है 70 kg, जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो जो वेट ऑफ द मैन हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, 700 न्यूटन। अब इस मैन ने क्या कर रखा है, इस स्ट्रिंग को पकड़ के रखा हुआ है, तो बेटा स्ट्रिंग के अंदर जो ये टेंशन आएगा, ये आ गया बेटा कितना, T, ठीक है। अब क्योंकि जो वेट है मैन का वो है 700 न्यूटन, तो वो क्या कर रहा है, इस लिफ्ट के फ्लोर को प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो लिफ्ट का फ्लोर है, ये जो लिफ्ट का फ्लोर है वो इसके ऊपर क्या लगाएगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये देखो इस लिफ्ट के फ्लोर ने बेटा इसके ऊपर क्या लगा दी, नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, ये लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हो गया बेटा कंप्लीट क्या, फ्री बॉडी डायग्राम किसका, मैन का। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, लिफ्ट के बारे में। तो लिफ्ट के बारे में बात करने से अच्छा है कि हम सिर्फ वेइंग मशीन के बारे में बात करें, क्योंकि सॉरी लिफ्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास बेटा क्या है, लिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिफ्ट को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि इसके अंदर जो फोर्सेस है वो लग कैसे रहे हैं। देखो बेटा ये थी हमारे पास क्या, लिफ्ट, ये क्या थी बेटा हमारे पास यहाँ पे लिफ्ट, ठीक है, ये थी हमारे पास यहाँ पे लिफ्ट। अब यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसने इसको पकड़ रखा है, तो इसका मतलब बेटा इसके अंदर जो बेटा टेंशन जनरेट होगा वो टेंशन ये होगा T, ये भी टेंशन होगा T, ये टेंशन T और ये टेंशन T। तो कुल मिलाकर के बेटा यहाँ पे जो टेंशन जनरेट होगा यहाँ पे कितना होगा बेटा, 2T, क्योंकि लिफ्ट के साथ ये वाला जो ये है, ये वाला पुली, ये जो यहाँ पे बेटा नट जो फोर्स होगा वो 2T ट्रांसमिट करेगा। तो बेटा ये वाली जो पुली है बेटा लिफ्ट को ऊपर खींच रही होगी कितने फोर्स से, 2T फोर्स से, ठीक है, समझ में आया बेटा। लिफ्ट का जो वेट होगा वो होगा नीचे की तरफ, ये हो गया वेट ऑफ द लिफ्ट, और कितना होगा मास ऑफ लिफ्ट बेटा 50 kg, और जी कितना है 10, तो वेट ऑफ लिफ्ट हो गया कितना, 500 न्यूटन। साथ ही साथ में ये लिफ्ट ने इस मैन के ऊपर बेटा एन क्या लगाया था, नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा उस एक्शन का रिएक्शन क्या करेगा, मैन भी लिफ्ट के ऊपर लगाएगा। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ये एन इस लिफ्ट पे भी आएगा। और बेटा ये जो एन है ना, ये जो एन है यही क्या होगा, जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के जो वेइंग मशीन होती है
कुल मिलाकर के जो वेइंग मशीन होती है वो रीड करती है नॉर्मल रिएक्शन को, ना कि आदमी के वेट को। तो ये चीज़ आप याद रखें, इसको लिख लें, क्योंकि अभी जब हम ट्रांसलेशन वाला चैप्टर करेंगे तब वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, तब वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो इसको याद रखें कि जो वेइंग मशीन होती है, वजन नापने वाली मशीन, वो आदमी का नॉर्मल, जो आदमी नॉर्मल रिएक्शन जो फ्लोर होता है उसके ऊपर, आदमी के ऊपर लगाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन क्या करता है, आदमी फोर्स लगाता है, तो वो रीडिंग देती है क्या, वेइंग मशीन। ठीक, तो ये एन हमको फाइंड करना है और एक बेटा ये टी फाइंड करना है। बेटा मैन और लिफ्ट दोनों ही किस में है, रेस्ट में है, दोनों ही किस में है, रेस्ट में है, चाहे ये मैन हो चाहे लिफ्ट हो। तो बेटा होगा क्या कि लगने, मतलब रेस्ट में है, तो मतलब नेट फोर्स क्या होगा, इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा, जीरो, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। और यही होता है क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यही होता है क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो बेटा अगर हम बात करते हैं मैन के बारे में, तो एक क्वेश्चन आएगी क्या कि टी प्लस एन इज इक्वल्स टू 700 न्यूटन। ये कहाँ से आया, मैन के एफबीडी से। और जो दूसरा एक क्वेश्चन आएगा बेटा क्या कि 2t इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिफ्ट प्लस एन, इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिफ्ट प्लस एन। मतलब कुल मिलाकर के ये जो निकल करके आया, ये कितना निकल करके आया, 2t माइनस एन इज इक्वल्स टू 500। बेटा यहाँ पे ये से देखो, यहाँ पे दिक्कत कर देगा ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इसको ये मैग्नीट्यूड लिखा है बस, ठीक है, क्लियर। तो बेटा एक क्वेश्चन आपके पास क्या आई, ये आई एक क्वेश्चन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, और एक क्वेश्चन बेटा आपके पास ये आई। तो यहाँ पे आप जब इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे, दैट इज टी प्लस एन इज इक्वल्स टू 700 न्यूटन और 2t माइनस एन इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन। तो बेटा यहाँ से t का वैल्यू आएगा निकल करके 400 न्यूटन, और जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा उसका जो वैल्यू निकल करके आएगा वो आएगा 300 न्यूटन। तो बेटा टेंशन जो जनरेट होगा वो होगा 400 न्यूटन, और जो नॉर्मल रिएक्शन निकल करके आएगा वो आएगा 300 न्यूटन। और यही नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, रीडिंग होगी किसकी, वेइंग मशीन की, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। तो बेटा ये जो आपके पास क्वेश्चन है, जो अभी हमने सॉल्व किया यहाँ पे, इसका जो क्वेश्चन नंबर है कौन सा है, इसका जो 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर क्या होंगे बेटा, ए होंगे और बी होंगे। देखो टेंशन हमारे पास निकल करके आ गई है 400 न्यूटन, और रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन भी निकल करके आ गई बेटा 300 न्यूटन। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इसके आंसर हो गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इसको बना लें अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बेटा हम इतना ही रखते हैं, आज का लेक्चर जो है इतना ही रखते हैं। तो अगले लेक्चर में हम बेटा स्टार्ट करेंगे ट्रसेस, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ट्रसेस। और अभी तक हमने जितना पढ़ा दिया है उसके हिसाब से आप बेटा जो NAT टाइप क्वेश्चन है इनको लगाएंगे अपने आप। देखो NAT टाइप क्वेश्चन है, इसको लगाएंगे अपने आप, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पे आप हमसे टेलीग्राम पे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, पहले आप क्या करेंगे, NAT खुद से लगाएंगे, जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है खुद से लगाएंगे। इसके मैं आंसर्स आपको बताऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व भी कराऊंगा, लेकिन पहले आप NAT खुद से लगाएंगे जो जो आपसे बन सकते हैं अब तक जितना भी हमने पढ़ाया है, ठीक। तो टेलीग्राम पे हमारे पास अगर कोई डाउट अगर आप पूछना चाहें तो डाउट क्लियरिंग हम करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से हमारे पास आ जाइएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।